आज हम संचयन बुक में से चैप्टर है स्मृति, ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। स्मृति पाठ जिसे श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। राइट, मैसेज डाला था कि बुक्स निकाल कर रखिएगा। आई होप सबके पास किताबें हैं। पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए, सन 1908 की बात है। आज 2021 है, 2021, और ये बात है 1908। ओके, 1908 दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कड़कदार सर्दी थी, कड़ी सर्दी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था कि हम लोग घर से बाहर हैं, शायद इसलिए भाई साहब से मार पड़ेगी, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। आजकल भाई बहन से कोई डरता है? नो। बड़े ने कुछ कह दिया तो छोटा बराबरी किए बिना नहीं छोड़ेगा, है ना। और छोटे ने कुछ कह दिया तो छोटे ने कुछ कहा तो कहा कैसे, मैं तो इतना बड़ा हूं, है ना। और यहाँ भाई साहब की मार का डर था, भाई साहब से मार पड़ेगी। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। पता ही नहीं चल रहा था इतनी जल्दी हमें घर क्यों बुलाया, ऐसे क्यों बुलाया, शायद मार पड़नी है, क्यों मार पड़नी है ये भी नहीं पता, बस डरते हुए जा रहे थे कि शायद मार पड़ेगी। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, शायद बेर खा लिए इसलिए मार पड़ने वाली है। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया, लेकिन भाई साहब आंगन में बैठे पत्र लिख रहे थे। अब पिटने का भय दूर हुआ। अब ये डर तो दूर हो गया कि मार नहीं पड़ने वाली है। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरी है। आजकल तो ये चलन खत्म हो गया। हमने अपने बचपन में देखा था कि लेटर बॉक्स लगे होते थे, लोकेलिटीज के आसपास लगे होते थे, जहाँ कहीं पोस्ट ऑफिस दूर होता था तो घरों के आसपास किसी खंबे पर, किसी पेड़ पर लाल डिब्बा लगा रहता था, जिसे लेटर बॉक्स कहते हैं। हमने कभी अपने किसी रिलेटिव को चिट्ठी डालनी होती थी या कहीं और चिट्ठी भेजनी होती थी तो उसमें जो खांचा बना रहता था उसमें से चिट्ठी अंदर डाल देते थे। डाकिया आता था, वहाँ से चिट्ठियाँ निकालता था, फिर उनको सैग्रीगेट किया जाता था और अकॉर्डिंगली उनको भेज दिया जाता था। लेकिन आजकल तो ये सब खत्म हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ देयर, तो फटाफट से कहीं भी कैसे भी बैठे किसी को भी चिट्ठी पहुंचाई जा सकती है, मैसेज पहुंचाया जा सकता है। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कंपी लग रही थी। हवा मज्जा की तरह ठिठुर रही थी। मज्जा कौन सी होती है? हमारी हड्डियों के अंदर एक मुलायम सा पदार्थ होता है जिसे मज्जा कहते हैं। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। जब कानों को बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगती है तो पूरे शरीर में हवा जाती है, और पैरों को भी ठंड लगती है तो पूरे शरीर में कंपी छिड़ जाती है। कहते हैं इसलिए हमने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए थे। भुंजाने के लिए मतलब भुनवाने के लिए। उस समय ऐसा ज़माना था कि दाने भूनने के लिए, चने भूनने के लिए लोग बैठे रहते थे और लोग अपने घर से दाने ले जाते थे, उनको भुनवा करके लेकर आते थे। जैसे आजकल हम पॉपकॉर्न्स खाते हैं, ऐसे दाने दे दिए, उनको भुनवा कर लेकर आना।
हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। अगर किसी के पास राइफल हो तो उसको अपनी राइफल से इतना ज्यादा प्यार नहीं होगा जितना हमें अपने अपने उस डंडे से प्यार था। बबूल पेड़ का नाम होता है, बबूल के पेड़ का डंडा, अपना अपना डंडा लेकर चल पड़े। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहक हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रति वर्ष उससे आम झुरे जाते थे मतलब आम तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था और डंडों से मार मार कर आमों को तोड़ा जाता था, आम तोड़ लिए जाते थे। बेर, आम, जामुन डंडे मार मार कर डालियों पर उनको तोड़ा जाता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न वदन मतलब खुशी खुशी। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी, कुर्ते में जेबें नहीं थी इसलिए टोपी के अंदर चिट्ठियां रख ली। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। हाथ मतलब इतना पूरा लंबा हाथ, 24 हाथ गहरा कुआं था। उसमें पानी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट ही होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। जैसे वानरों की टोली होती है ऐसी हमारी टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकने की सूझी मतलब ऐसे पाँव ऊपर उठाकर उसमें झांकना। उझकना मतलब पैर ऊपर उठाकर उस कुएं में झांकने लगे। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। कहते हैं कि उस कुएं में झांक कर उसमें बोलना था, आवाज करनी थी और उसकी जो वापस आवाज आनी थी उसे सुनना था कि कैसी आवाज होती है। प्रतिध्वनि मतलब आप जब बोलते हैं तो उस वही आवाज आपको जब वापस सुनाई दे। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोलने करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। जैसे कोई हिरणों का झुंड हो और पास में कुत्ता हो और वो भौंक रहा हो और हम हैरान हो जाएं, ऐसे ही कहता है हम लोग हैरान हो गए। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह लगाने लगे। सब ढेले उठा उठा कर गिराने लगे और जैसे ही आवाज सुनाई देती थी तो हंसने लगे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। अगर बाई चांस भागना भी पड़े तो कहीं टोपी ना गिर जाए इसलिए एक हाथ से टोपी को पकड़ लेता था। सांप पकड़कर दूसरे हाथ से सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था कि उसके अंदर सांप है और हम ढेला फेंकते थे तो सांप की आवाज आती थी और ढेला फेंककर सांप की फुसकार सुनना बहुत बड़ा काम था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। अब फिर से वही काम करना था। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक मतलब हिरन का बच्चा। मृग मतलब हिरन, शावक मतलब बच्चा, हिरन का बच्चा। कहता है छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो गया जैसे मैं हिरन का बड़ा बच्चा हूं और वह हिरन का छोटा बच्चा है। कुएं के किनारे एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप का ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी।
सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। टोपी के नीचे चिट्ठियां रखी हुई थी ना, एक हाथ से टोपी पकड़ लेता था और दूसरे हाथ से ढेला पहनता था। टोपी से हाथ खिसका या कुछ भी हुआ और चिट्ठियां कुएं में। अकस्मात, अचानक, जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़प जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां किसी टोपी से निकल गई। मेरी तो जान निकल गई। चिट्ठियां बहुत जरूरी थी, शाम की डाक से भिजवानी थी और अब चिट्ठियां कुएं में गिर रही थी। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। कुएं की मुंडेर होती है ना, पाट होती है, मुंडेर बनी होती है, कहता उस पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढाढ़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। ढाढ़े मारकर मतलब जोर जोर से रो रहा था वो, और कहता है कि मेरी आंखें डबडबाई हुई थी कि अब क्या होगा। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। कहते हैं जैसे पानी में उबाला आता है और ऊपर ढक्कन दिया हो, ढक्कन उड़ जाता है, ऊपर उठ जाता है और उसमें से पानी छलक आता है। ऐसे ही मेरी आंखें भरी हुई थी जिनमें से आंसू टपटपा रहे थे। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग मतलब बेचैनी, घबराहट से रोने का उफान आता था। पहला था निराशा मतलब चिट्ठियां गई, वापस नहीं आएंगी। पिटने का भय, बड़े भैया से मार पड़ेगी। और उद्वेग, घबराहट हो रही थी बहुत ज्यादा कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, उससे रोना आ रहा था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। पलकों के ढकने, ये ढक्कन पलकों के, ये भावों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे। कपोल मतलब गाल, लेकिन गालों पर आंसू टपकते ही जा रहे थे। माँ की गोद की याद आती थी कि झट से माँ के पास पहुंच जाए। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी, तुम लोग बच गए, कोई बात नहीं, चिट्ठियां तो दोबारा भी लिखी जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दी जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय में झूठ बोलना जानता ही नहीं था। मन में अगर हम कोई गलत काम कर देते हैं तो मन में बड़े सारे ऐसे विचार आते हैं, इसको ऐसे कह देंगे, ऐसे कह देंगे, ऐसे कह देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। और कोशिश होती है कि ऐसा झूठ बोला जाए कि वो पकड़ा भी ना जाए। चिट्ठियों के ऊपर मिट्टी डाल देंगे जिससे चिट्ठी दिखे ना, और कुएं में कोई जाने वाला तो है नहीं, वहां पर सांप होता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और घर जाकर कह देंगे कि हम चिट्ठियां डाल आए हैं, हमने चिट्ठियां डाल दी। ओके, वो कहता है लेकिन मुझे झूठ बोलना नहीं आता था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। रुई को पता है कैसे धुना जाता है? कभी देखी है रुई की धुनाई होते? रुई को धुनते हुए देखा है? जब रजाइयाँ बनाने के लिए रुई को धुना जाता है, डंडे से उसको जोर जोर से पीटा जाता है, उसकी धुनाई की जाती है। तो कहता है कि जैसे रुई की धुनाई होती है वैसे ही शायद अब हमारी धुनाई होने वाली थी। सिर्फ 4 लोगों की वीडियो ऑन है, अर्शप्रीत, रमनीक, ईवा और तनिष्क। बस मैं इन 4 को ही पढ़ा रही हूँ ना, बाकी सब वीडियोस बंद कर करके बैठे हैं मज़े से। चलिए,
मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा बैठा मैं सिसक रहा था। बहुत ज्यादा डर था। पहले बच्चों की परवरिश ऐसे की जाती थी कि बच्चे बहुत ज्यादा डरे सहमे होते थे। कोई गलत काम हो जाता तो झूठ तो बोल ही नहीं सकते थे, डरे रहते थे। आजकल वो सब कुछ नहीं है। आजकल बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो पेरेंट्स बहुत कुछ काटते हैं, कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, फिर क्या हो गया, हम दोबारा से कर लेंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर हाथ से पानी का गिलास भी गिर जाता था तो एक डर होता था कि अब फटाफट से थप्पड़ पड़ेगा, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं पोछा लगा देती हूँ, कोई बात नहीं, इसको साफ कर दो, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मार पड़ेगी और चिट्ठियां नहीं पहुंची हैं, इसका बोझ था मन पर। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और इधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। दिन ढल रहा था, रात होने वाली थी। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, मन कर रहा था कि कहीं भाग जाऊं, घर जाऊं ना वापस। पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी, दुधारी मतलब दो धार वाली तलवार होती है जैसे, कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी मतलब जिसकी दो धारें होती हैं, तलवार। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। अब ये सोच लिया कि कुएं में जाकर चिट्ठियां निकालनी है। कितना भयंकर निर्णय था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसका फल क्या होगा, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं। उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। उसके अंदर सांप था, पर चिट्ठियां इतनी जरूरी थी कि मैंने सोचा कि मैं उस सांप से भी लड़ लूंगा। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। मन में यह था कि हाथ में जो डंडा लेकर निकला था उसको, उससे सांप को मार दूंगा और चिट्ठियां निकाल लूंगा। युग बेटा आपकी ना हर बार कनेक्शन की प्रॉब्लम आती है बेटे। थोड़ा सा कहीं उस जगह पे एडजस्ट किया करो जहाँ कनेक्शन ठीक हो। आपकी क्लास बेटा हर रोज बार बार कट जाती है, आपको रीजॉइन करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो थोड़ा कोई ऐसा स्पेस ढूंढो जहाँ, हाँ जी युग आपको बेटा, तो कुछ ऐसा स्पेस ढूंढिए बेटा जहाँ कनेक्शन की जो कनेक्टिविटी है वो ठीक हो। ओके, मैं ये देखती हूँ आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हर रोज़ आप बार बार आपका कनेक्शन कट जाता है, ठीक है बेटा। चलिए, बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, वो बोल नहीं रहा था, कह नहीं रहा था, पर वो जोर जोर से रोए जा रहा था। और रोने का यही कारण था कि तुम नीचे जाओगे, सांप तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगे। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कानों से बंधी हुई धोतियां। एक भाई ने पहनी थी, एक मैंने पहनी थी, दो। एक जिसमें चने थे, माँ ने भुनवाने के लिए दिए थे, 3 धोतियां हो गई। और 2 धोतियां जिनसे कान बांधे हुए थे ठंड से बचने के लिए, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। अब कुएं के अंदर जाना था। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं।
खींच खींच कर देखा कि गांठें खुल तो नहीं जाएंगी। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया। वो खींच नहीं सकता था उसको, इसलिए धोती के एक सिरे को बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, भरोसा दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूंगा तब ध्यान से नीचे देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, मतलब बहुत ऊपर उठा हुआ था। आधा अग्र भाग, अग्र मतलब आगे वाला भाग, ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था कि जैसे कोई आएगा मैं उसको डस लूंगा। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मतलब शत्रु, उसका प्रतिद्वंदी मैं, उसका शत्रु मैं था ना, मैं उसे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था, सेंटर में, उसके सेंटर में उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज की नहीं की दूरी पर पैर रखना था। 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, उसका जो डायामीटर होता है वो बहुत कम होता है, तो थोड़ी सी जगह थी। नीचे वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब इतना नीचे आ चुका था, थक चुका था कि अब मैं ऊपर वापस नहीं जा सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंद्वी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच ज्यों मैं नीचे उतरता जाता त्यों तो मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती, कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। मुझे एक उपाय सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार पर पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई, समकोण मतलब राइट एंगल, नीचे लटक रही थी। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। अब जो मैंने ये उपाय सोचा था उससे मुझे इतना क्लियर हो गया था कि मैंने सांप से कैसे दूरी बनाकर रखनी है और नीचे कैसे उतरना है। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख मतलब सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। अब सांप और लेखक आमने सामने हैं।
सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षु का मतलब होता है आंखें, ठीक है। श्रवा मतलब सुनना, आंखों से सुनने वाला, चक्षुश्रवा। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं कि वो आंखों से सुनता है। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, कहता मैं भी आंखों से सुन रहा था, जैसे कि हमारी आंखें चार हुई तो पूरा ध्यान उसी की तरफ था। अन्य इंद्रियों को मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे रही हूँ, जैसे मेरी बाकी इंद्रियां भी सिंपथी दे रही थी और आंखों को अपनी सारी शक्ति दे रही थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था, बहुत दूर था वो तो। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मिथ्या मतलब झूठ। कभी कभी हम जो अनुमान लगाते हैं, जो हमने सोचा होता है, वो झूठ होता है कभी कभी। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था, कहते डंडा ऊपर उठाकर चलाने के लिए जगह ही नहीं थी। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। जैसे एक तोप होती है, उसके सामने हम जाकर खड़े हो जाएं, ये बात थी। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो वह फिर पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियां कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी, बिल्कुल उसके पास पड़ी थी, और एक मेरी ओर थी। 3 चिट्ठियां थी ना, कहता है 1 चिट्ठी मेरी ओर पड़ी हुई थी, 2 चिट्ठियां उसकी ओर पड़ी हुई थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे। पैंतरों पर मतलब अपनी स्थिति पर डटे हुए थे, ठीक है। अब आगे क्या होता है, कैसे होता है, उन दोनों का मुकाबला कैसे होगा, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।